माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका पढ़ाई भी एकदम अच्छा खासा चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पहला नंबर चैप्टर। ऐसे तो आपके भौतिक विज्ञान के चैप्टर में 6-6 7-7 चैप्टर हैं, लेकिन अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पहला नंबर चैप्टर से। तो पहला नंबर चैप्टर हम यहाँ पर यूट्यूब पर ले रहे हैं, बाकी जो चैप्टर होंगे वो एप्लीकेशन पर चलेगा। तो पहला नंबर चैप्टर में हम आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा रहे थे, जिसमें हम 7 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। बीच में थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब भी हो गया था, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैट्रिक का रिजल्ट आया था, अपने टारगेट बोर्ड से ही टॉपर निकले थे, तो इस वजह से थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ गया था। क्योंकि जब एक किसी चैनल से या किसी संस्थान से कोई बच्चा टॉप करता है ना, तो शिक्षक की व्यस्तता थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि शिक्षक का भी कुछ दायित्व बनता है। ठीक है, चलिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और जल्दी जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज का यह लाइव क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के इस लाइव क्लास में हम जो कुछ भी आपको बताने वाले हैं वो बस सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक 10th टॉपर बैच 2024 को परचेज नहीं किए हैं, तो जल्दी से आप लोग परचेज कर लीजिए, क्योंकि 15 अप्रैल यानी कि 15 तारीख से यहां पर क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जितने सारे भी क्लास होंगे, सारे क्लास सिर्फ आपके लिए होगा और आपको टॉपर बनाने के लिए होगा। तो जो भी बच्चे अभी तक 10th टॉपर बैच 2024 को परचेज नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग परचेज कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको विशेष प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, जो यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। कोर्स खरीदने के लिए आपको 81 14 53 20 21 92 63 99 11 25 पर कॉल करके अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, अन्यथा आप लोग सीधे एप्लीकेशन पर जाकर के 999 यानी कि 999 पे करके आप लोग इस कोर्स को परचेज आराम से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि यह जो पहला नंबर चैप्टर है, हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो यह सब चैप्टर है ना, यह सब एप्लीकेशन पर लिए जाएंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, हम लोग तो 7 क्लास पढ़ चुके थे। आज प्यारे बच्चों होने वाला है 8वां क्लास, और इस 8वां क्लास में हम आपको बहुत जबरदस्त चीज बताएंगे। सबसे पहला प्यारे बच्चों, हम आपको अनुबद्ध फोकस के बारे में तो आप लोग देख ही रहे हैं, आवर्धन के बारे में बताएंगे। आवर्धन के बारे में अभी तक आप लोग सुने हैं ना, आवर्धन m बराबर -v/u होता है। अभी तक आप लोग फॉर्मूला सीखे होंगे, आवर्धन m बराबर -v/u होता है। अब यहां पर m क्या है भाई, v क्या है, u क्या है, m बराबर -v/u कैसे हो गया, यह सब कुछ आपको हम इस वीडियो में चर्चा करके विस्तार से बताएंगे। तो बस आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहिएगा। और हम देख रहे हैं कि अभी तक बहुत सारे बच्चे इस क्लास को ना तो लाइक किए हैं और ना ही शेयर किए हैं। तो किस बात की दुश्मनी है भाई हमसे? जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को क्या कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। अपने कम से कम एक दोस्त को जरूर जोड़ लीजिए, ताकि यहां पर टारगेट बोर्ड का जो परिवार है यह बड़ा हो सके। तो फटाफट से प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, थोड़ा सा जल्दी। हाँ जी, थोड़ा सा जल्दी में आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि सब कुछ क्लिक इन मैसेज टू पिन इट, न्यू पिन चैट, top of your live chat for viewers to read, click any message to pin it, use the option menu to unpin it। चलिए फटाफट से प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से। चलिए, हो गया ना? चलिए, लाइव का टाइम बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि YouTube पर जो क्लास का टाइम है वो बस 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक है। 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक YouTube पर हमारा क्लास का टाइम है। इसके अलावा जो टारगेट बोर्ड 12th वाला चैनल है, उस पर हमारा क्लास 8 बजे के बाद है, यानी कि 8:30 बजे से है। और एप्लीकेशन के लिए अभी कोई टाइमिंग नहीं है प्यारे बच्चों, जब 15 तारीख आएगा आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहां से समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है आवर्धन, क्या होता है अनुबद्ध फोकस, सब कुछ हम आपको यहां पर विस्तार से चर्चा करके बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुबद्ध फोकस होता क्या है। अनुबद्ध फोकस कहते किसको है? जरा एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि अनुबद्ध फोकस क्या होता है? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके जरा बताइए तो,
कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि अनुबद्ध फोकस क्या है? एकदम ईमानदारी से सही सही बताइएगा कि सर अनुबद्ध फोकस क्या होता है। जल्दी जल्दी से जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए ईमानदारी से कि हाँ सर हमें पता है। चलिए चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे मान लिया जाए कि यह एक गोलीय दर्पण है, ठीक है ना। इसका यह क्या हो गया जी? प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। यह क्या है? गोलीय दर्पण है, देख लीजिए। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज आपको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे, क्योंकि यह सब जो पॉइंट है ना परीक्षा में सीधे सीधे पूछ दिया जाता है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको समझना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए प्यारे बच्चों यहां पर अनंत है, यहां पर मान लिया जाए कि एफ यानी कि फोकस दूरी है, यहां पर मान लिया जाए वक्रता केंद्र सी है, ठीक है। चलिए एक वस्तु है जो यहां पर रखा हुआ है, एक वस्तु है जो यहां पर रखा हुआ है। वस्तु का नाम कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हम वस्तु को दर्शा रहे हैं, समझ गए ना। वस्तु का नाम मान लिया जाए कि क्या है? ए मान लेते हैं, वस्तु का नाम ए है, ठीक है ना। अब क्या होता है, यहां से प्रकाश का किरण निकला और सीधे यहां पर आता है और टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजर जाता है। आप लोगों को पता है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो प्रवर्तन के बाद फोकस होकर के गुजरती है। तो चलिए भाई, प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर के तो हम लोग किरण को गुजार दिए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, एक किरण और यहां से निकलता है, समझ गए। एक किरण और यहां से निकलता है और एक किरण और यहां से निकलता है और सीधे कहां जाता है? सीधे ध्रुव की ओर जाता है, ठीक है ना। सीधे ध्रुव की ओर गया और ध्रुव से टकराने के बाद सीधे यह इस प्रकार से लौट जाता है, समझ गए। ध्रुव से टकराने के बाद यह लौट गया। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा भाई? तो प्रतिबिंब हमारा यहां पर बन गया, प्रतिबिंब हमारा यहां पर बन गया। मान लिया जाए कि इस प्रतिबिंब का नाम हम कुछ भी दे देते हैं, जैसे यहां पर इसको हम मिटा देते हैं और वस्तु का नाम हम कर देते हैं ए बी। वस्तु का नाम हो गया ए बी और प्रतिबिंब का नाम दे दिए ए डैश बी डैश, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यह तो हमारा चित्र बन गया, ठीक है ना। हाँ चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। अनुबद्ध फोकस क्या है? एप्लीकेशन पर ना यह चैप्टर फिर से हम पढ़ाएंगे। एक चैप्टर को अगर 2 बार 3 बार पढ़ा दिया जाए तो हमें नहीं लगता है कि कहीं पर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम बच जाएगा। और एप्लीकेशन पर कुछ एडवांस फीचर के साथ हम आ रहे हैं, जैसे टॉपर का हैंड नोट्स, जो टॉप किए थे बच्चे ना उनका हैंड नोट्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जब देखिए जब हम किसी चीज में ना इन्वेस्ट कुछ करते हैं ना तो उसके बदले में हम चाहते हैं कि हमें बेहतर क्वालिटी मिले, समझ गए। सिंपल सा, अभी आप लोग मोबाइल में देख रहे हैं ना वीडियो को, अगर मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं तो कहते हैं ना कि 2000 ज्यादा लगे तो लगे, लेकिन हमको 2 GB एक्स्ट्रा रैम वाला दीजिए, 4 GB की जगह 6 GB रैम वाला दीजिए, 6 GB की जगह 8 GB रैम वाला दीजिए, बोलते हैं ना। तो वैसे ही जब आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है ना तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिलेंगे स्पेशल। आप लोग अभी तक सुने हैं ना कि ऑनलाइन में डाउट का सुविधा नहीं होता है, आप लोग को हम डाउट का सुविधा दे रहे हैं, समझ गए ना। अभी तक आप लोग सुने हैं ना कि ऑनलाइन बस देखो वीडियो और खत्म, वैसा नहीं। आपको एक अटैचमेंट जैसा लगेगा कि नहीं भाई हम सचमुच में सर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हम सचमुच में अपने गुरुजी के साथ जुड़ रहे हैं, हम सचमुच में टारगेट बोर्ड चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा आपको हम फील करवाएंगे, समझ गए ना। चलिए यहां तक समझ गए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपका पढ़ाने का स्टाइल एकदम खान सर के जैसा है। खान सर भाई हमारे भी गुरु हैं और खान सर हमसे बहुत ऊपर की चीज है, लेकिन हाँ प्रयास जरूर है कि हम भी वहां तक पहुंचे, प्रयास जरूर है, समझ गए ना। प्रयास जरूर है कि हम भी वहां तक पहुंचे। अच्छा इस क्लास में ना हम एक बच्चों का, हम बहुत सारा बच्चे, लगभग 5-7 बच्चे को हम कमेंट पढ़े थे कि सर आप 999 रुपया फी ले रहे हैं, आप 999 फी ले रहे हैं, खान सर तो सर 200 में ही पढ़ा देते हैं। बताइए, आप लोग का डाउट था ना कि सर खान सर कैसे 200 में पढ़ा दे रहे हैं, आप 999 रुपया हमसे फी ले रहे हैं, खान सर तो 200 ही ले रहे हैं। अब जरा बताइए बच्चों कि खान सर पूरे देश में प्रचलित हैं। जब खान सर का एक बैच लॉन्च होता है ना तो लॉन्च होने के 10 मिनट के बाद वो बैच फुल हो जाता है। खान सर का जब बैच निकलता है तो लॉन्च होने, जब मान लीजिए कि आज बैच लॉन्च हो रहा है, अगर बैच लॉन्च हुआ 10 मिनट में बैच खत्म। और जानते हैं लाखों बच्चे जुड़ते हैं, लाखों बच्चे जुड़ते हैं, समझ गए ना। अगर हम मान लेते हैं कि 1 लाख बच्चा ही जुड़ा, ठीक है, हम मान लेते हैं कि 1 लाख बच्चा ही जुड़ा, इसको जरा 200 से गुना कर दीजिएगा बाबू, जरा रिजल्ट बताइएगा तो कितना आता है, कितना आ जाएगा जरा बताइएगा ना हमको, कितना आ जाएगा जरा देख लीजिए ना, कितना हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपया। अब बताइए खान सर क्यों ना दे दें भाई 200 में,
बताइए, उनके पास लाखों बच्चे, हम तो 1 लाख मान करके चल रहे हैं ना। जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले ना कई लाख कई करोड़ बच्चे होते हैं, और सब मिलकर के खान सर का बैच परचेज करते हैं, तो इनका करोड़ों अरबों में जाता है भाई। हमारे पास उतना बजट नहीं है। अगर ये 200 की जगह अगर 100 भी लेंगे ना तो आराम से पढ़ा सकते हैं ये, समझ गए। लेकिन हम सिर्फ बिहार के बच्चों को, उसमें भी अगर हम कोर्स लॉन्च करेंगे तो 10-20 हजार बच्चे परचेज करेंगे, समझ गए ना। बहुत तो 30-40 हजार बच्चे परचेज करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये सब अंतर होता है, जो कि गहराई के साथ अगर आप इस चीज, जब आप हमारे फील्ड में आएंगे ना भविष्य में, हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोग भी बेहतर शिक्षक बने, बेहतर टीचर बने, हमसे भी ऊंचे ओहदे पर जाएं। लेकिन जब भविष्य में आप भी अगर टीचर बनेंगे ना, ऑनलाइन पढ़ाई में उतरेंगे, ऑनलाइन स्टडी करवाएंगे, तब आपको लगेगा कि अरे हम तो बचपन में थे तो ऐसे बोलते थे कि सर ज्यादा फीस है, लेकिन सचमुच में यार यहाँ पर खर्चा बढ़ जाता है, समझ गए ना। हाँ, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां पर तो हम बात खत्म करते हैं। फिगर समझ गए। हम एक वस्तु को ले लिए, वस्तु का क्या हुआ, प्रवर्तन हुआ, उसके बाद प्रतिबिंब कहां पर बन गया, एडेस बीडेस बन गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जरा समझिएगा ध्यान से, अनुबद्ध फोकस क्या है। गोलीय दर्पण के, क्या कह रहा है जी, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा दो बिंदु, यह हमारा गोलीय दर्पण हो गया, इसका यह हो गया प्रधान अक्ष। तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा दो बिंदु, जिसके एक बिंदु पर वस्तु को रखने से, मान लिया जाए एक बिंदु हमारा यहां पर है और दूसरा बिंदु हमारा यहां पर है, तो जब हम एक बिंदु पर वस्तु को रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बन जा रहा है, दूसरे बिंदु पर बन रहा है। यानी कि हम इस एक बिंदु पर जब वस्तु को रख रहे हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, दूसरे बिंदु पर बन रहा है। इसी को तो कहते हैं अनुबद्ध फोकस। इसके और इसके बीच का जो दूरी है, समझ गए ना, ये दोनों जो बिंदु है ना, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, अनुबद्ध फोकस कहलाएगा। यानी कि ये वाला बिंदु इसका अनुबद्ध फोकस कहलाएगा और ये वाला बिंदु इसका अनुबद्ध फोकस कहलाएगा, समझ गए। यानी कि ये दोनों बिंदु आपस में अनुबद्ध फोकस कहलाएंगे। बस यही है अनुबद्ध फोकस। हमें नहीं लगता है कभी परीक्षा में पूछा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा दो बिंदु, जिसके एक बिंदु पर वस्तु को रखने से दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाता है, तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे के सापेक्ष में क्या कहलाते हैं, अनुबद्ध फोकस कहलाते हैं। इस प्रकार से चित्र बनेगा। बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, कितने बच्चे को समझ में आ गया। हाँ जी, जब अब हम बैच लॉन्च करेंगे ना, तो वहां पर फिजिक्स क्लास को फिर से स्टार्ट करेंगे, और कुछ एडवांस फीचर के साथ, कुछ एडवांस लेवल तक जा करके, समझ गए ना। क्योंकि हम बैच का नाम रखे हैं टॉपर बैच, चाहे हमें कितना भी मेहनत करना पड़े, टॉपर बनाना है। देखिए होता क्या है ना, यूट्यूब पर आप लोग तभी तक जुड़े रहते हैं जब तक आप लोगों को चीजें समझ में आता है, जब तक आप लोगों को चीजें आसान लगता है, समझ गए। हम यहां पर अभी पढ़ा रहे हैं ना, जब तक आपको समझ में आ रहा है तब तक तो खूब बढ़िया से देख लीजिएगा वीडियो को। लेकिन जैसे ही जहां से समझना बंद, जहां के बाद से समझना बंद, मतलब अब यहां से हमको समझ में नहीं आ रहा है, वहां के बाद से आप क्या करेंगे, वीडियो खत्म, निकल जाएंगे। लेकिन जब यूट्यूब पर आएंगे ना, क्योंकि आप डिपेंड हैं, आपको वहां पर वैल्यू पता है कि हमारे भाई यहां पर पैसा दे करके आए हैं, वहां पर अगर हम एडवांस लेवल तक भी लेकर के जाएंगे ना, तो आप उस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य है टारगेट, लक्ष्य है टॉपर देना, समझ गए। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने इस बार टॉपर दिया, और टॉपर ने नेशनल चैनल पर आकर के बिहार तक, आज तक होता है ना जी, बिहार तक का ही छोटा सा रूप है, आज तक का ही छोटा सा रूप है बिहार तक, उस पर आकर के टॉपर्स के पिताजी बोल रहे हैं कि हाँ भाई टारगेट बोर्ड से पढ़ के बने हैं। इंटरव्यू भी आप लोग देख चुके हैं, बहुत सारे चैनल पर बोले। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं ना कि इस लय को बना करके रखा जाए। अगर इस बार टॉपर दिए हैं तो अगर इस बार टॉप 10 में हमारे 3 बच्चे आए, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार टॉप 10 में कम से कम 6 बच्चे आ जाएं। हमारा तो कोशिश रहेगा कि टॉप 10 में जितना भी बच्चा है सब हमारा ही रहे। ऐसे तो टॉप 10 में लगभग इस बार 52-54 बच्चा था, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे ना कि टॉप 10 में अधिकांश बच्चा हमारा ही रहे। तो इस लक्ष्य को लेकर के ना हम एप्लीकेशन पर क्लास शुरू कर रहे हैं। वैल्यू आपको पता चले कि क्या वैल्यू है, समझ गए ना, आपको वैल्यू पता चले, समझ गए ना। देखिए पैसे देने वाले तो बहुत यहाँ पर राजा महाराजा के बेटे भी होंगे जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारे अमीर खानदान के होंगे, कुछ गरीब खानदान के भी होंगे। जो अमीर बच्चे हैं उनके लिए 999 रुपया कुछ नहीं है भाई, तुरंत पे कर देंगे, बोलेंगे सर आप 9000 ले लो ना, हम तुरंत दे देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर आप इतना कम क्यों रखे, और ज्यादा करिए। लेकिन नहीं, जो गरीब बच्चे हैं वो भी इतना आराम से पे कर सकते हैं, और उनको पता चलेगा कि आखिर इसका वैल्यू क्या है, आखिर इसका वैल्यू क्या है, समझ गए। चलिए यूपी बोर्ड का क्यों नहीं आप करवा रहे हैं सर, यूपी बोर्ड का भी बहुत जल्द करवाएंगे। तो अनुबद्ध फोकस आप लोग समझ गए ना, अनुबद्ध फोकस क्या है। आज सुबह से लाइन गायब है,
क्रिस सर का क्लास हुआ इन्वर्टर से चला, हमारा भी क्लास चल रहा है इन्वर्टर से चल रहा है। हिंदू होटल भगवान भरोसे जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, कब बंद हो जाएगा पूरा कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। तो जब तक क्लास चल रहा है तब तक क्लास कर लीजिए, अगर एकाएक सब कुछ बंद हुआ तो समझ लीजिएगा कि इन्वर्टर खत्म हो गया है सर का और अब क्लास बंद हो गया है, ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अब हम आवर्धन के बारे में बात कर लेते हैं। अनुबद्ध फोकस आप लोग समझ गए, अनुबद्ध फोकस आप लोग समझ गए। अब चलिए हम बात करते हैं आवर्धन के बारे में कि आखिर आवर्धन क्या होता है सर। तो आवर्धन के लिए हम क्या कर दिए जी, एक फिर से हम अवतल दर्पण ले लिए, अवतल दर्पण नहीं, हम यहाँ पर इसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र हो गया, इधर अनंत हो गया। अगर हम इसका नाम रख देते हैं एम डैश तो हो गया भाई। चलिए यहाँ पर हमारा एक वस्तु है, वस्तु का नाम हम रख देते हैं ए बी। यहाँ से एक किरण निकला, यहाँ पर गया और टकरा करके फोकस से होते हुए लौट गया, ठीक है। और यहाँ से एक किरण निकलता है और टकराता है यहाँ पर और प्रतिबिंब बन जाता है यहाँ पर ए डैश बी डैश। समझ गए। चित्र बनाना बिल्कुल आसान है, जब एक बार आप चीजों को समझ जाएंगे ना तो फिर चित्र बनाना आपको लगेगा कि एकदम एकदम लल्लू जैसा है, एकदम खेल लगेगा आपको, कोई दिक्कत ही आपको नहीं बुझाएगा। समझ गए। तो अब चलिए जरा ध्यान से, अगर आपके गार्जियन पैसे ना देना तो एक बार जरा हमसे बात करवा देना, हमारी टीम से एक बार बात करवा देना अपने गार्जियन को, समझ गए ना। हम उनको समझाएंगे कि क्या महत्व है इस 999 का, समझ गए। अभी हम 11th का बैच लॉन्च कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे गार्जियन बोल रहे हैं ना कि सर टारगेट बोर्ड से ही हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, अगर इतना नंबर लाया है मैट्रिक में ना तो वो टारगेट बोर्ड के बदौलत लाया है, तो इसलिए हम टारगेट बोर्ड से ही पढ़ाएंगे, कहीं और नहीं भेजेंगे। आप जितना भी पैसा लीजिए लेकिन आप ही पढ़ाइए। अब बताइए, उनके लिए तो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। चलिए भाई अब देख लीजिए जरा ध्यान से, आवर्धन के बारे में हम आपको बता रहे थे ना। तो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब जरा देख लीजिए, यह वाला जो आप लोग देख रहे हैं यह क्या है भाई, वस्तु है ना, यह क्या है, वस्तु है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई। अच्छा, ऊंचाई को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हाइट, हाइट कहते हैं ना, हाइट, हाइट होता है ना अंग्रेजी में। हाँ, तो हाइट को हम एच से लिख दिए। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये वस्तु है, तो वस्तु को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी, वस्तु को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट, वस्तु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, समझ गए ना। अब कहिएगा कि सर स्पेलिंग क्यों बताना शुरू कर दिए, क्योंकि उसका भी महत्व है, तब हम स्पेलिंग बताना शुरू किए हैं, ठीक है ना। तो वस्तु को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो ये हमारा ए बी क्या हो गया जी, ये हमारा ए बी क्या हो गया, हाइट ऑफ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया कि इमेज हो गया, जल्दी से बता दीजिए। ये हमारा ए बी क्या है, वस्तु है ना, और जब वस्तु है तो हाइट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम पूरा ना लिख करके सिर्फ अगर हम एच ओ लिख देना तो ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझ गए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, तो अगर हम इसको हाइट ऑफ इमेज करें तो हो जाएगा ना हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब को इमेज बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हाइट ऑफ, यह क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वस्तु की ऊंचाई, यह क्या हो गया, वस्तु की ऊंचाई, समझ गए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया वस्तु की ऊंचाई। अच्छा, और हाइट ऑफ इमेज कर दिए तो यह क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई, समझ गए ना, यह क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई, समझ गए। चलिए, एच ओ मतलब हो गया वस्तु की ऊंचाई और एच आई मतलब हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहां तक सारे बच्चे को क्लियर हो गया, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है क्या, तो अगर कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, इधर कोई दिक्कत नहीं है ना, इस चीज को समझ गए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई और हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं, क्यों मिटा देते हैं, क्योंकि सब कुछ यहीं पर करेंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आवर्धन, आवर्धन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, समझ गए ना, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में आवर्धन को। अब हम बोलिएगा कि सर मैग्निफिकेशन अंग्रेजी वर्ड मीनिंग सर क्यों बता रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं या फिर अंग्रेजी का माने याद करवाने के लिए आए हैं। अरे बाबू, कुछ कुछ चीजें ना जरूरी होता है। अंग्रेजी में हम लोग आवर्धन को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसलिए आवर्धन कहीं पर भी आ जाए तो हम लोग मैग्निफिकेशन पूरा ना लिख करके खाली एम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एम लिख देते हैं, तो समझ जाते हैं। अगर हम सिर्फ एम लिख दिए तो समझ जाइएगा कि क्या है, आवर्धन है।
समझ गए ना। अगर हम सिर्फ m लिख दिए तो समझ जाइएगा कि क्या है, आवर्धन है। तो अब चलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्यारे बच्चों जरा बता दीजिए आप लोग, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम किस चीज से लिख सकते हैं, हाइट ऑफ, पहला क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ, प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, तो हाइट ऑफ इमेज HI हो जाएगा बटा, समझ गए, क्या हो जाएगा, HI बटा, अब क्या है, वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अच्छा अब जरा ध्यान से समझिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा आप लोग, आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस भी बटे यू। कहिएगा सर कैसे होता है, आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर माइनस भी बटे यू, सर कैसे होता है, चलिए जरा हम आपको बता देते हैं। m बराबर, अभी हम आपको बताए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा, HI बटा HO हो जाएगा, बराबर में हम कर देते हैं बात। अब देखिए जरा प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब प्यारे बच्चों ध्रुव से प्रतिबिंब यहां तक हम आते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, भी से, आपको बताए थे ना, जब हम आपको चिन्ह परिपाटी बता रहे थे तो बताए थे प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित किया जाता है और वस्तु की दूरी को यू से सूचित किया जाता है। क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो हम ले लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी P से लेकर के A', तो प्रतिबिंब की दूरी को किस चीज से, भी से, लेकिन चूंकि अवतल दर्पण है तो इसलिए यह मान ऋणात्मक में हो जाएगा बटा, उसके बाद जरा ध्यान से समझिएगा, फिर कह रहा है कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, तो वस्तु की दूरी को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को हम लोग यू से लिखते हैं, तो यहां पर माइनस यू हो गया, यानी कि m बराबर क्या हो गया, माइनस भी बटे माइनस यू हो गया। ठीक है, अब जरा यहां से आप चीजों को ध्यान से समझिएगा। अच्छा HI बटा HO यह भी माइनस में जाएगा ना, HI बटा HO यह भी माइनस में जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यह क्या है भाई, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में सब कुछ ऋणात्मक होता है। एक बात हम आपको पहले ही स्पष्ट कर दें, आपको हम चिन्ह परिपाटी में भी बता चुके हैं कि अवतल दर्पण में सब कुछ क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, m के जगह पर अगर हम सिर्फ HI बटा HO लिख दें, HI बटा HO लिख दें, इधर तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, HI बटा HO हो गया ना। अब देख लीजिए ये वाला जो माइनस है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, v बटा यू हो जाएगा। अब HI बटा HO को m लिख सकते हैं ना, तो m बराबर माइनस v बटा यू हो जाएगा। तो समझ गए, इस प्रकार से होता है। तो कुल मिलाकर के आपको सिर्फ यहां पर यह ध्यान रखना है कि आवर्धन बराबर, आवर्धन m बराबर क्या होता है, माइनस v बटा यू होता है। बस यहां पर एक फॉर्मूला सा आपको, छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है ना तो हम आपको कहते हैं कि यहां पर आप इस सब को भूल जाइए, अगर नहीं आ रहा है ना तो हम कहते हैं कि आप ये सब को भूल जाइए। बस यह फिगर तो समझाने के लिए है, यहां पर आप बस इतना ध्यान रख लीजिए, क्या m बराबर माइनस भी बटा यू होता है, बस यहां पर इतना ध्यान रखिए, इतना तो समझ में आ जाएगा ना, m बराबर माइनस भी बटा यू होता है। ठीक है, m बराबर माइनस भी बटा यू, भी क्या है जी, भी क्या है, और h और u क्या है आपको हम बता चुके हैं, समझ गए ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इतना तो याद रहेगा, यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ सर याद रहेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो समझ लीजिए कि आप आवर्धन समझ चुके हैं। अब जो इसके आगे टॉपिक आता है ना, वो वह है प्यारे बच्चों कि अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि अवतल दर्पण में सिद्ध करके दिखाइए कि कैसे माइनस भी बटे यू होता है, यह चीज सिद्ध करके दिखाना है। जिस तरीके से हम लोग f बराबर r/2 सिद्ध किए, जिस तरीके से हम लोग 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सिद्ध किए, अब उस तरीके से हम लोगों को सिद्ध करना है m बराबर माइनस v बटे यू। बताइए तैयार हैं आप लोग, क्या तैयार हैं आप लोग, जल्दी से बता दीजिए। पहले जरा एक बार इन्वर्टर चेक कर लेते हैं कि कितना बच रहा है, अगर ऐसा ना हो कि आधा पढ़ाते पढ़ाते बंद हो जाए। चलिए भाई कम से कम तो हमें तो लग रहा है कि हो जाएगा, हमें तो लग रहा है कि हो जाना चाहिए। चल दिए जहां तक चले भाई, पढ़ाना शुरू करते हैं अब, ठीक है ना। अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक, हालांकि बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, जितना बड़ा वन दर्पण सूत्र था उतना बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चूंकि अवतल दर्पण है प्यारे बच्चों, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का एक चित्र बना लेते हैं।
बताइए, अवतल दर्पण का चित्र आता है कि नहीं आता है? कभी गलती से ऐसे मत कर दीजिएगा, समझ गए ना? अगर इधर से करके अगर मान लिया जाए कि इधर से आप लगा दिए ना, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उभरा हुआ है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का इस तरीके से चित्र बनता है, इसको बाहर से इस प्रकार से कर दीजिए, समझ गए? हो गया। ये बीच में क्या हो गया, जल्दी से बता दीजिए, ये बीच में क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया ना। यह बीच में यहां पर सेंटर होता है, इसको ध्रुव होता है, पी कर दिए। चलिए यहां पर प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया, यहां पर वक्रता केंद्र हो गया, यहां पर मान लिया जाए अनंत हो गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक वस्तु है जो यहां पर रखा हुआ है, यह सीधे यहां से जाता है, टकराने के बाद फोकस से गुजर जाता है, और एक और वस्तु है जो यहां, सॉरी, प्रकाश का किरण यहां से गया और यहां से लौट गया, यहां पर हमारा क्या बन गया जी? यहां पर हमारा क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। बताइए कोई दिक्कत? एकदम सिंपल सा प्रतिबिंब बन गया, कोई दिक्कत तो यहां तक आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब यह हो गया 90 डिग्री और यह भी हो गया 90 डिग्री, अंदर से कर देते, यह भी हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब तो यहां तक सारे बच्चे समझ गए। हम नाम दे देते हैं, मान लिया जाए कि वस्तु का नाम है ए बी, ठीक है, तो इधर प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। चलिए कहानी खत्म, अब कुछ नहीं करना है इसमें हमें, अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम सीधा सीधे यहां पर दो त्रिभुज को समरूप कर देंगे। कहीं पर भी हम f बराबर r बाई 2 भी सिद्ध किए तो त्रिभुज को समरूप करके किए, 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f, दर्पण सूत्र जब हम सिद्ध किए तो वहां पर भी दो त्रिभुज को समरूप किए। इसको भी जब हम करेंगे ना तो दो त्रिभुज को हम क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे। तो जब हम दो त्रिभुज को समरूप करेंगे तो कौन वाला दो त्रिभुज, जरा ध्यान से समझिएगा, हम कौन वाला दो त्रिभुज ले रहे हैं। एक तो ये वाला हो गया अपना त्रिभुज, जरा ध्यान से समझिएगा, एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया बाबू, और दूसरा त्रिभुज कौन वाला है, दूसरा त्रिभुज है ये वाला, समझ गए? ये दो त्रिभुज को हम लोग क्या करने वाले हैं, समरूप करने वाले हैं। जैसे ही यह दो त्रिभुज समरूप होगा, हमारा m बराबर माइनस भी बटा यू क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा। चलिए अब हम जरा देख लीजिए ना, इसके बारे में हम लिख देते हैं, जरा हम चित्र बनाए हैं ना, चित्र के बारे में यहां पर पहले आपको दो लाइन लिख देना है। कैसे लिखेंगे, माना कि m m डैश एक अवतल दर्पण है, m लिख दिए, इधर m डैश लिख दिए, तो माना कि m m डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। माना कि जरूर लिखना है क्योंकि यह सचमुच में अवतल दर्पण नहीं है, मान लिए हैं कि सचमुच में क्या है, अवतल दर्पण है, समझ गए? तो हम लोग लिख देंगे कि माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव P, यहां पर ध्रुव P हो गया, अच्छा, वक्रता केंद्र C, यहां पर वक्रता केंद्र C हो गया। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखी वस्तु, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर एक वस्तु रखा गया है AB वस्तु रखा गया है, का वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, A डैश B डैश बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब, चूंकि दर्पण के आगे बन रहा है ना तो वास्तविक बनेगा, दर्पण के पीछे काल्पनिक बनता है, समझ गए, जो कि उत्तल दर्पण में बनता, हाँ उत्तल दर्पण में बनेगा। तो प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखा गया है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बस यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक सारे बच्चे समझ गए? चलिए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, यस सर यस सर यस सर, हम समझ गए। हाँ जी, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी जल्दी से आप लोग कोर्स भी परचेज करिए, समझ गए ना? जितना फास्ट हो सके आप लोग कोर्स परचेज कर लीजिए वो बोला। हाँ, टॉपर बैच जल्दी से परचेज करिए, टॉपर बैच में जुड़ जाइए। यहां तक समझ गए? चलिए हम दो त्रिभुज लेते हैं, हम लिखेंगे यहां पर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है भाई, लिखेंगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी और ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, ए बी पी में। यह दो त्रिभुज में हम पहले आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें यह दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। अब जरा ध्यान से देखिए ना, इसको हम कोण एक नाम दे देते हैं और इस कोण का नाम हम दे देते हैं कोण दू, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए भाई, तो हम आराम से लिख सकते हैं ना कि कोण एक बराबर कोण दू क्या है, 90 डिग्री है। कोण एक बराबर कोण दू क्या है, 90 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं कि समकोण है, समझ गए? अब जरा ध्यान से समझिएगा, कोण एक बराबर कोण दू क्या है, समकोण है। कोण एक कोण दू हो गया, इस कोण का हम नाम दे देते हैं कोण 3 और इस कोण का नाम दे देते हैं कोण 4, समझ गए? तो हम आराम से लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। कैसे हुआ बताइए तो, कोण 3 बराबर कोण 4 कैसे हो गया? तब हम जानेंगे कि हाँ आपको समझ में आया। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए, कोण 3 बराबर कोण 4, यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर कैसे हुआ?
परावर्तन के नियम से सर, बिल्कुल सही जवाब, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यह हो गया आपतित किरण तो यह हो गया आपतन कोण, यह हो गया परावर्तित किरण तो यह हो गया परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो कोण 1 बराबर कोण 2 90 डिग्री है और कोण 3 बराबर कोण 4 परावर्तन के नियम से आपको पता है कि जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। समझ गए ना? वाह, सारे बच्चे लिख रहे हैं परावर्तन के नियम से, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बच्चों की कमी नहीं है, बहुत सारे बच्चे यहां पर टैलेंटेड हैं जो कि अगली बार टॉपर देने के लिए तैयार हो रहे हैं, और अगली बार आप लोगों को टॉपर जरूर बनना है। समझ गए ना? टॉप 10 में आप ही लोग भर जाइए ना, पूरा कितना मजा आ जाएगा। बिहार वाले भी कहेंगे कि अरे भाई टॉप 10 में तो सारे टारगेट बोर्ड के बच्चे थे। चलिए, तो यहां पर देख लीजिए, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ना, अब क्या लिखेंगे, जब दो कोण समरूप, हाँ जब दो कोण बराबर तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी पी, ए बी पी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जब देख लीजिए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। बताए थे ना, जब संगत भुजा बराबर तो लंब बटा लंब और आधार बटा आधार कर दीजिए। तो इसका ए डैश बी डैश पी का चलते हैं, ए डैश बी डैश पी में लंब कौन है, ए डैश बी डैश है ना, तो हम क्या कर देते हैं, ए डैश बी डैश बटा इसका लंब कौन है, ए बी, तो हम कर देते हैं ए बी बराबर। अब चलिए, हाँ लंब बटा लंब हो गया। अब आधार, अब आधार कौन सा है भाई, इसमें आधार कौन सा है, ए डैश बी डैश पी में ए डैश पी आधार हो गया, तो हम लोग लिख देंगे ए डैश पी। इसका आधार कौन सा है, ए पी, तो हम कर देंगे ए पी। चलिए, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हो गया क्या? यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हुआ? जल्दी से बता दीजिए, इतना समय अब काम हमारा हो जाएगा, इतना समय अब काम हो जाएगा हमारा। चलिए, ए डैश बी डैश, प्यारे बच्चों जरा बताइए ए डैश बी डैश क्या है जी, प्रतिबिंब का ऊंचाई है ना। ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब का ऊंचाई है ना, देख लीजिए ना, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब का ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई को हम लोग क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज लिखते हैं ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज। और चूंकि आप प्रधान अक्ष के नीचे है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस एच आई हो जाएगा बटा। अब चलिए ए बी, ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एच ओ लिख दिए बराबर बराबर ए डैश पी, ए डैश पी यह है प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ए डैश पी, या फिर पी ए डैश बोल सकते हैं। तो यहां से यहां तक क्या है जी, प्रतिबिंब की दूरी ना, और प्रतिबिंब की दूरी को आपको पता है किस चीज से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं, और चूंकि अवतल दर्पण है तो यहां पर माइनस भी हो जाएगा। समझ गए, बटा। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, एपी, यहां पर क्या कह रहा है, एपी, तो एपी ए से लेकर के पी तक का दूरी क्या है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम लोग यू से लिखते हैं, लेकिन जब अवतल दर्पण है तो माइनस में हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? अब प्यारे बच्चों जरा एक लाइन में आप लोग समझ लीजिए, यहां पर माइनस से माइनस खत्म तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब जरा देख लीजिए ना, यहां पर माइनस एच आई बटा एच ओ हो गया। अब यदि हम बात करते हैं इस चीज का, अब हम यदि बात करते हैं इस चीज का, माइनस एच आई बटा एच ओ, तो माइनस इसको हम एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, छोटा नहीं होगा क्या, छोटा हो पाएगा हल्का सा, ओहो नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं ना, हम यहीं पर बना देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ओह, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, माइनस एच आई बटा एच ओ, हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ कर देते हैं एच आई बटा एच ओ, और ये वाला जो माइनस था ना उसको उस तरफ लेकर के जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कर दिए, इधर भी बटा यू है तो इधर भी बटा यू कर दिए। अब आपको पता है कि एच आई बटा एच ओ क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो एक्चुअल में ये है क्या, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात ही तो है, तो यह आवर्धन हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं m बराबर, और ये क्या हो गया, माइनस भी बटा यू, तो माइनस भी बटा यू हो गया। इसी को तो हमें प्रूव्ड करना था, देख लीजिए, इसी को ना प्रूव्ड करना था, बस एक लाइन में प्रूव्ड हो गया। कितना आसान है बताइए जरा,
है ना आसान। तो कितना आसानी से आप लोग सिद्ध कर दिए, बस एक स्लाइड में ही सिद्ध हो गया, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए तो फटाफट से सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ गया है तो। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। समझ गए ना। और सोचिए विचारिए मत प्यारे बच्चों, क्योंकि यह पहला चैप्टर हो गया, इसके बाद सारे क्लास आपके एप्लीकेशन पर चलेंगे। हर एक सब्जेक्ट का पहला चैप्टर यूट्यूब पर होगा। कोई भी एक हाँ आप लोग को बताएंगे, समझ गए ना, आप ही लोग वोट करेंगे कि साइंस में कौन सा चैप्टर यूट्यूब पर होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट, और सोशल साइंस में कौन सा सब्जेक्ट यूट्यूब पर होना चाहिए। आप लोग वोट करेंगे, आप लोग वोट जरूर करिएगा, कम्युनिटी में हम डाल देंगे। यह वाला कितने बच्चों को समझ में आया जरा बता दीजिए। आई लव यू सर, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, लव यू टू माय डियर स्टूडेंट्स, लव यू टू माय स्मॉल ब्रदर। सब कुछ आप हमारे हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, समझ गए ना, हमारे प्रिय मित्र भी हैं। समझ गए, सिचुएशन पढ़ने पर सब तरह से आप काम आएंगे, तो फिर आप हमारे सब कुछ हैं। तो इसलिए बता दीजिए सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर नहीं आया बच्चों तो कुछ नहीं करना है, बस चित्र बना देना है। समझ गए ना, बस क्या करना है, चित्र बना देना है। एक अवतल दर्पण ले लिए, प्रधान अक्ष ले लिए, अनंत पर कोई एक वस्तु रखा गया है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, जिसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यहां पर प्रतिबिंब बन गया। दो त्रिभुज यहां पर बनता है, दोनों त्रिभुज को बस हमें क्या कर देना है, समरूप कर देना है। कौन कौन सा, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, जिसको कि आप लोग रेड कलर से देख रहे हैं। तो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करेंगे, इसको कोण 1 और इसको कोण 2 मान लिए, जो कि 90 डिग्री है। आराम से लिख दिए त्रिभुज ए डैश बी डैश पी और एबीपी में, ए डैश बी डैश पी मतलब यह वाला त्रिभुज और एक यह वाला त्रिभुज। समझ गए, दोनों को क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे। आपको पता है कि जब दो कोण बराबर तो दो त्रिभुज समरूप होता है, तो आराम से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 90 डिग्री, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 और कोण 4 परावर्तन के नियम से बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और आपको पता है कि जब त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि लंब बटा लंब और आधार बटा आधार कर दिए, तो लंब बटा लंब ए डैश बी डैश बटा ए बी और आधार बटा आधार क्या हो गया, ए डैश पी बटा ए पी हो गया। अब देख लीजिए ए डैश बी डैश क्या है, वस्तु क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हाइट ऑफ इमेज कर दिए। बाकी नीचे ए बी, तो ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर दिए बराबर। इधर क्या है, ए डैश पी, ए डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं, तो भी कर दिए। चूंकि अवतल दर्पण है तो माइनस भी हो गया। और नीचे बच गया एपी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं, तो नीचे यू कर दिए। और चूंकि अवतल दर्पण है तो माइनस यू, और अब माइनस माइनस कट गया। अब आप लोग को पता है एच आई बाई एच ओ, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की, हाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो एच आई बाई एच ओ के जगह पर एम कर दिए, और ये वाला माइनस इधर गया है। कहां कुछ दिक्कत है बाबू, जल्दी से बताइए, समझ में आया या फिर नहीं आया। मैथ बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है, मैथ बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है। इधर थोड़ा सा व्यस्त हो गया ना बैच में, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, रिजल्ट में भी थोड़ा व्यस्त हो गए। चलिए अच्छा, इस चैप्टर के बाद, इस चैप्टर के बाद क्या होना चाहिए, साइंस में ही कुछ होना चाहिए या फिर सोशल साइंस में चले जाएं, एक बार कमेंट करके जरा बताइए तो आप लोग। आवर्धन समझ गए ना इसको। चलिए इसके बाद देख लेते हैं, अगर आगे हुआ तो आगे हम जरूर बताएंगे। चलिए जल्दी से एक बार बता दीजिए अब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, सोशल साइंस इस चैप्टर को खत्म करने के बाद, क्योंकि अगले क्लास में आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बता दीजिए फटाफट से। एसएस टीचर केमिस्ट्री बायोलॉजी, अच्छा अरे वाह वाह बहुत बढ़िया। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे, चौथा चैप्टर क्या है? जानते हैं कि आप लोग को बायोलॉजी में चौथा चैप्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, चिंता मत करिए, वो चैप्टर भी आएगा, वो दौर भी आएगा, वो समय भी आएगा। समझ गए ना। चलिए भाई सर वेरी नाइस। अब पढ़ाई को आगे बढ़ा दें। चलिए अब प्यारे बच्चों, चूंकि अवतल दर्पण में तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, अब चलते हैं उत्तल दर्पण में किस तरीके से सिद्ध करेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस वही है, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, सेम टू सेम प्रोसेस वही है जो कि हम यहां पर किए। हम क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण का चित्र बना देते हैं। समझ गए, हम क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण का चित्र बना देते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस वही है, ज्यादा कोई हार्ड प्रोसेस ही नहीं है। समझ गए ना। यहां पर मान लिया जाए एक वस्तु रखा गया है, यहां पर एक वस्तु है, यहां से गया और परावर्तन के बाद इधर मुड़ गया। ठीक है, अब एक और प्रतिबिंब आया यहां पर और इधर मुड़ गया, यह हमारा ध्रुव P हो जाएगा। समझ गए ना।
चलिए क्या हो गया, इधर आया और इधर मुड़ गया। अच्छा, इसको डॉट डॉट से हमें पीछे मिलाना है और इसको डॉट डॉट से हमें इधर मिला देना है, और जहां पर ये दोनों का कटान बिंदु हुआ ना, यहीं पर अपना काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। चूंकि दर्पण के पीछे बन रहा है ना, तो दर्पण के पीछे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मान लिया जाए वस्तु का नाम है ए बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमारा मान लिया जाए कि सी होगा, और यहां पर मान लिया जाए हमारा फोकस दूरी होगा। चलिए चित्र बन करके तैयार हो गया, दर्पण का नाम रख दिए एम एम डैश। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत है आप लोगों को क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दो त्रिभुज को सिलेक्ट कर लेना है कि सर किसको किसको हम प्रूव्ड करें, किसको हम समरूप सिद्ध करें। वह दो त्रिभुज कौन सा होगा, देख लीजिए जरा ध्यान से। एक त्रिभुज तो ये वाला हो जाएगा अपना, एक त्रिभुज तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, पता चल रहा है। दूसरा त्रिभुज सर कौन वाला होगा, दूसरा त्रिभुज आप ही छोटका ले लीजिए, समझ गए ना। दूसरा ये त्रिभुज को आप सिद्ध कर दीजिए। ये दोनों त्रिभुज को आप अगर आप समरूप कर पाते हैं तो समझिए कि ये चीज को आप बड़ा आसानी से कर लेंगे। बस त्रिभुज को समरूप करने का खेल है। अगर समरूप कर दिए तो समझिए कि सब कुछ आसान है। तो क्यों नहीं हम समरूप कर देंगे, एकदम आसानी के साथ समरूप करेंगे। चलिए भाई प्रमाण, लेकिन प्रमाण के पहले आपको यह दो लाइन लिखना होगा। जो चित्र बनाए हैं इस चित्र के बारे में तो लिखना होगा ना। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि माना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है। एम एम डैश क्या है जी, एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। ध्यान से समझिएगा सर, आपसे पढ़कर मजा आ जाता है, अरे वाह। चलिए माना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है। एम एम डैश क्या है, उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है। देखिए चित्र में लिखा गया, ऐसा नहीं कि अपना मन से लिख रहे हैं। वक्रता केंद्र C है, देख लीजिए वक्रता केंद्र क्या है, C है। अब कहिएगा कि सर C इधर कैसे चल गया, सर इधर काहे नहीं आया सर। बाबू क्योंकि गोला ऐसे बन रहा है, गोला कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना, तो सेंटर इसका इधर होगा, उत्तल दर्पण है। अगर नहीं, अगर इन सब चीजों को समझ पाते हैं तो पिछला क्लास देखिएगा, जरूर समझ जाइएगा। समझ गए। ध्रुव और अनंत के बीच रखी वस्तु, ध्रुव और अनंत के बीच, मान लिया जाए इधर कहीं अनंत है, तो ध्रुव और अनंत के बीच रखी वस्तु कौन सा, ए बी, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब हमें यह दो त्रिभुज को क्या करना है, समरूप बस सिद्ध कर देना है, हमारा काम हो जाएगा। तो हम चलेंगे यहां से ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी में, ए डैश बी डैश पी में, ठीक है ना। ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी और ट्रायंगल ए बी पी में, ए बी पी में। कहिएगा कि सर पहले इसको नहीं ले सकते हैं जो पहले आप इसको लिए। अगर पहले छोटका त्रिभुज को लेते हैं ना, ए डैश बी डैश पी को, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको भी लीजिएगा तो होगा, लेकिन फिर बाद में जाकर के ना उलट फेर करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए और बाद में इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी और ट्रायंगल ए बी पी में क्या हम लोग देख रहे हैं भाई, क्या हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं अगर हम इस कोण को मान लेते हैं कोण 1 और इस कोण को हम मान लेते हैं कोण 2, समझ गए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कोण 1 बराबर कोण 2। कैसे बराबर हो गया, चूंकि 90 डिग्री है भाई, समकोण है, समझ गए, आराम से हो गया ना। हाँ, तो कोण 1 बराबर कोण 2 क्या हो गया, समकोण हो गया, बराबर हो गया। अब देख लीजिए परावर्तन का नियम आपको पता है ना, इस प्रकार से, जरा इस प्रकार से देख लीजिए। तो ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है कि नहीं होता है। तो सेम यही चीज ना यहाँ पर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में तो बराबर होगा। हम मान लेते हैं कि इसका नाम है कोण 3 और इसका नाम है कोण 4, समझ गए, समझ में आया। तो कोण 3 बराबर कोण 4, चूंकि कोण 3 बराबर कोण 4 कैसे बराबर हुआ, परावर्तन के नियम से। कैसे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से बराबर हुआ सर, ठीक है ना। अब देख लीजिए, और अगर हम इस कोण का नाम रख दे कोण 5, इस कोण का हम नाम रख देते हैं कोण 5, तो कोण 4 और कोण 5 बराबर होगा कि नहीं होगा, सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 और कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 5। क्या है भाई, सम्मुख कोण है, क्या है, सम्मुख कोण है। अब जरा देखिए तो कोण 3 बराबर कोण 4 और कोण 4 बराबर कोण 5, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 5 होगा कि नहीं होगा, कोण 3 बराबर कोण 5 होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए, होगा ना। कोण 3 बराबर कोण 4 और कोण 4 बराबर कोण 5, तो जब 3 और 4 बराबर है और 4 और 5 बराबर है तो 3 और 5 भी बराबर होगा, जाहिर सी बात है। तो आराम से 3 और 5 भी क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या कहीं से लगता है कि तार उड़ जल रहा है क्या, महक रहा है यहाँ पर।
तार कहीं पर जल रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब जरा ध्यान से देख लीजिए, दो कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ? दो कोण बराबर हो गया ना, दो कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए बी पी, ए बी पी। बताइए, समरूप तो हम सिद्ध कर दिए, और असली खेल समरूप को ही सिद्ध करना था। अब बस एक लाइन हम चाहेंगे तो बीच में लिख देंगे, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। और जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो लंब बटे लंब और आधार बटे आधार करेंगे। तो ए डैश बी डैश पी और ए बी पी में लंब बटा लंब और आधार बटा आधार कर देंगे। तो इसका लंब चलते हैं तो कौन है? ए डैश बी डैश है, तो सेम चीज वहीं लिख देंगे, ए डैश बी डैश बटा लंब बटा लंब। इसका लंब क्या है? ए बी, तो ए बी कर दिए बराबर ए बी पी, आधार बटा आधार, आधार इसका क्या हो गया भाई? पी ए डैश हो गया, पी ए डैश हो गया, बटा में इसका आधार क्या हो गया? पी ए, तो हो गया पी ए। बस अब यहां तक पहुंच गए हैं तो समझ लीजिए कि आप मंजिल तक पहुंच गए हैं। ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना। तो आराम से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज। बताइए, हाइट ऑफ इमेज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। और चूंकि काल्पनिक है, पीछे बन रहा है, तो बताइए धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? सारे बच्चे बता दीजिए, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? धनात्मक होगा सर। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब देख लीजिए, ए बी यहां पर क्या है? ए बी है, तो ए बी क्या है? वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर पी ए डैश। पी ए डैश क्या है? पी ए डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किस चीज से लिखते हैं? भी से लिखते हैं ना। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से लिखते हैं बटा, अब देख लीजिए क्या है? पी ए है, तो पी ए क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी, ध्रुव से ए तक क्या है? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हम लोग लिखते हैं यू से, चूंकि यह दर्पण के बाईं साइड है इसलिए यह माइनस यू हो जाएगा। समझ गए? क्या हो जाएगा? माइनस यू हो जाएगा। अब एच आई बटा एच ओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों का क्या है? अनुपात है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसको एम से सूचित किया जाता है, बराबर क्या हो जाएगा? माइनस भी बटा यू हो जाएगा। बताइए हो गया कि प्रूव्ड नहीं हुआ? कितना आसान है, आसान है कि नहीं है? कितने बच्चों को समझ में आया? अगर पहला समझ गए होंगे तो दूसरा तो आसानी से समझ में आ गया होगा। कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आया? सर बेस्ट टीचर का अवार्ड आपको मिलना चाहिए। अरे भाई बस आपका प्यार है, समझ गए ना। आपका प्यार है कि हम इतना मेहनत कर पाते हैं, बस आपका प्यार है और कुछ भी नहीं। समझ गए? अगर आप इस तरीके से प्यार करते रहें तो हम भी आपके लिए जी जान लगा देंगे। जैसे कहता है ना कि अगर हम तुमसे प्यार करेंगे तो तुम्हारे लिए हम मरते मरते दम तक रहेंगे। ऐसे ही ना बोलता हो तुम लोग हैं? प्यार में हम जान भी दे देंगे, प्यार में हम कुर्बानी कर देंगे, चांद ताड़े को तोड़ करके ले आएंगे, पता नहीं कहां से ले आएंगे, आज तक तो कोई वैज्ञानिक नहीं ला पाए। तो आप लोग कहते हैं ना, तो वैसे ही अगर आप प्यार करें ना तो हम आपके लिए दिन रात एक कर देंगे। हम चांद तारे तो तोड़ करके हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन हाँ दिन रात हम एक जरूर कर देंगे आप लोग के लिए। हम मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। समझ गए? समझ गए ना। चलिए यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सारे बच्चों को आ गया? अरे वाह क्या बात है सर, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों आप लोग यहां तक समझ गए सब कुछ। चलिए आप लोग का टेस्ट ले लिया जाए, आप लोग का टेस्ट ले लिया जाए। सारे बच्चे टेस्ट के लिए तैयार है ना? अब थ्योरी कुछ नहीं बचा है, कल से बस न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा बहुत होगा। जो भी फॉर्मूला अभी तक हम बताए हैं ना, m बराबर माइनस भी बटा यू, वन बटा भी माइनस वन बटा यू बराबर वन बटा एफ, एफ बराबर आर बाई टू, इन्हीं सभी पर कुछ न कुछ हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे जो कि अगले क्लास में होगा। फिलहाल यहां पर बताइए आप लोग टेस्ट ले लिया जाए? सारे बच्चे टेस्ट के लिए तैयार हैं? जल्दी से बता दीजिए। यस सर, हाँ सर। चलिए तो टेस्ट देने के लिए तैयार हैं तो फिर बता दीजिए जल्दी से। पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए, कितने बच्चे बता सकते हैं? पहला नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। आभासी कहने का मतलब काल्पनिक होता है, तो बताइए किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है जी? पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? पहला का जवाब कौन सा आ रहा है? पहला का जवाब कौन सा आ रहा है?
सी, सबसे पहला जवाब दिए हैं अमन कुमार सी। चलिए बहुत बढ़िया, अब तो सारे बच्चों का सी 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 आ रहा है। चलिए सी जो भी बच्चे बता रहे हैं ना उनका जवाब बिल्कुल सही है। सी जो बच्चे बता रहे हैं, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हम आपको क्या बताए थे, ये होता है उत्तल दर्पण, समझ गए ना। अभी हम आपको बताए ना, अगर यहां पर वस्तु रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा, ये डॉट डॉट से पीछे मिलाइए, इधर मिलाइए, यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो जब बस दर्पण के पीछे बन रहा है तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन में तो पास हो गए। दूसरा क्वेश्चन बताइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति कैसी होती है? वास्तविक होती है कि वास्तविक तथा सीधा, कि वास्तविक तथा उल्टा, कि आभासी तथा बराबर? बताइए फटाफट से, सारे बच्चे बता दीजिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति कैसी होती है? सबसे पहला बात, सबसे पहला बात, समतल दर्पण में वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है? अरे भाई कौन सा बता रहे हो, डी नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल सही है। पहला बात तो कि बराबर बनता है, पहला बात की बराबर बनता है, समझ गए ना, ये तो बात जानते हैं। आभासी काल्पनिक बनता है, तो बिल्कुल सही है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद तीसरा नंबर बता दीजिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? एफ बराबर आर बाई टू। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या है? अगर किसी में भी 2 से भागा दे दिया जाए तो वो आधा हो जाता है ना। तो गोलीय दर्पण की तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी। सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सबसे पहला क्लास में हम आपको बताए थे, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। बी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं, बता दीजिए। बी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं? सही है। चलिए अगला बता दीजिए, दर्पण सूत्र कौन सा होता है? जल्दी जल्दी से, आपके पास ना 10-20 सेकंड का समय होता है, फटाफट से बताइए। दर्पण सूत्र कौन सा है? दर्पण सूत्र, अरे भाई दर्पण सूत्र तो पता है ना, 1/v-1/u बराबर 1/f होता है। तो देख लीजिए कौन वाला है, 1/v-1/u बराबर 1/f। ए नंबर ऑप्शन तो ही है सही, देख लीजिए ना, ए नंबर ऑप्शन सही है अपना। सही है। चलिए अगला बता दीजिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? देखते हैं आप लोग बताते हैं कि नहीं बताते हैं। अभी तक हम आपको बताए हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या होता है? संबंध होता है। लेकिन जरा बताइए कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? बाबू एक बात हम आपको बता दें कि चाहे फोकस दूरी रहे चाहे फोकसांतर रहे, दोनों बात बराबर होता है। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि फोकसांतर मतलब कोई वैज्ञानिक का नाम हो गया, कोई ब्रह्मांड का नाम हो गया, नहीं। फोकसांतर भी फोकस दूरी को ही कहते हैं और फोकस दूरी तो फोकस दूरी होता है, यानी कि दोनों का मतलब एफ होता है और वक्रता त्रिज्या मतलब आर होता है। तो दोनों के बीच क्या संबंध होता है? एफ बराबर आर बाई टू का संबंध होता है। सिंपल है, एफ बराबर आर बाई टू का संबंध होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कौन सा होगा? आवर्धन के बारे में भी बताया ना, अब कहां पर ऋणात्मक होता है, कहां पर धनात्मक होता है, बबुआ हम आपको बता चुके हैं। तो जल्दी से बताइए, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना कोई प्रतिबिंब है, उसका आवर्धन ऋणात्मक है, तो बताइए कि प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा कि उल्टा होगा, कि सीधा और उल्टा दोनों होगा? जल्दी से बताइए, फटाफट से सारे बच्चे बता दीजिए। हम्म क्या होगा? ए होगा सर, सी होगा सर। एक कितने बच्चे बता रहे हैं? एक कितने बच्चे बता रहे हैं कि उल्टा होगा? ए बता रहे हैं तो आपका जवाब जवाब बिल्कुल क्या है, सही है। समझ गए ना, अगर ए बता रहे हैं तो आपका जवाब क्या है, बिल्कुल सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, ये तो बताए थे ना। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण, तो हम तो आपको बता ही दिए थे, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? जैसे गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल, ठीक है ना, बाइक चलाते हैं ना, साइड में दोनों तरफ मिरर लगा हुआ रहता है। कौन सा मिरर रहता है? चाहे कार में देखते होंगे ड्राइवर के बगल में कौन सा मिरर रहता है? कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है सर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है? सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है? कैसा होता है? अवतल होता है सर। अगर अवतल होता है तो बिल्कुल सही है, अगर अवतल बता रहे हैं तो फिर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। प्रकाश की किरणें गमन करती है, क्या प्रकाश ऐसे गमन करता है या फिर ऐसे गमन करता है? बताइए तो। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या फिर तिरछी रेखा में गमन करती है? आप लोग बोलेंगे कि सर कैसा मजाक करते हैं, प्रकाश तो एकदम सीधे ना गमन करेगा। तो प्रकाश जब सीधे गमन करेगा तो ए नंबर में लगा दीजिए, एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अगला, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? जल्दी से बताइए, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अब दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं सैलून में, कौन सा दर्पण लगा करके रखता है? कौन सा दर्पण? नाक, कान, मुंह, आंख, ये सब का जो डॉक्टर होता है ना, वह अवतल दर्पण रखता है। जब इलाज करता है ना तो अवतल दर्पण लगा देगा सामने, ताकि जो छोटा अंग है ना वह भी बड़ा दिखाई पड़े। ठीक है, तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समझ गए? अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह बताइए कैसा होता है? हाँ जी, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यह वाला क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज करेंगे। जल्दी जल्दी से जरा आप लोग कमेंट का जवाब दीजिए तो, फटाफट से। हाँ, समतल दर्पण के बारे में जल्दी से बता दीजिए। आपके क्वेश्चन का आंसर का हम इंतजार कर रहे हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे बोता है? नहीं रे भाई, होता है। समझ गए ना? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सब लोग बोलेंगे कि सर काल्पनिक होता है। अगर काल्पनिक बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगर काल्पनिक बता रहे हैं ना तो जवाब आपका बिल्कुल सही है। चलिए, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, बिल्कुल सही बात। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अभी हम आपको तो कुछ देर पहले बताए हैं ना। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अच्छा, एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहां पर रखा जाए कि वह जलने लगेगा? यह घटना क्यों होती है? कारण लिखें। हम कारण तो यहां पर नहीं लिखेंगे, यहां पर हम कारण नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना आपको बल बताना है, सिर्फ इतना बता दीजिए। सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहां पर रखा जाए कि वह जलने लगेगा। जल्दी से। हाँ जी, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहां पर रखा जाए? बिल्कुल सही जवाब, फोकस पर। वाह, एफ पर, फोकस पर सर, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अगर हम लोग कागज के टुकड़े को फोकस पर रखेंगे ना तो वह क्या होगा? जलने लगेगा। वाह, क्यों जलने लगेगा? क्योंकि फोकस पर तापमान बढ़ जाता है। सारी किरणें आकर के कहां पर रुकती है? फोकस से होकर कहीं गुजरती है, इसलिए फोकस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, हाँ हो गया ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यह था हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि लगातार बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कंप्लीट हो गया हमारा। अब प्यारे बच्चों, अगले क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन चलेगा। वीवीआई न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि अगली क्लास में हमारा होगा। समझ गए ना? जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, u बराबर इतना दिया हुआ है, f बराबर इतना दिया हुआ है, तो v कितना होगा? आराम से हम लोग 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इस प्रकार से इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यह आप लोग का होमवर्क रह गया आज का। यह वाला जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, यह आपका क्या रह गया?
HW। होमवर्क रह गया, कमेंट बॉक्स में जवाब बताना है। समझ गए? कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है? जवाब बताना है कि इसका जवाब क्या होगा, कितना वैल्यू आएगा आपको कमेंट बॉक्स में, नीचे लाइव चैट में नहीं बाबू, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर के हमें लग रहा है कि अब आप समझ गए हैं। अब तक प्रधान के समांतराती प्रकाश की किरणें फोकस होकर गुजरती है। अरे वाह क्या बात है। अब सारे, अच्छा ये बताइए, अब लगभग तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अगले क्लास में तो हम आपको अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे। ओवरऑल आप लोग बताइएगा एकदम आराम से, ओवरऑल एकदम बढ़िया से बताइएगा, एकदम आराम से प्यार से बताइएगा। यह जो पहला चैप्टर था, समझ गए ना, एकदम प्यार से बताइएगा। पहला जो चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर जो था प्यारे बच्चों, आप लोगों को कितना समझ में आया जरा बताइएगा, कितना समझ में आया? 70%, 70%, 80% कि 90% या फिर 100%? एकदम ईमानदारी के साथ बताइए तो कितना समझ में आया? पहला नंबर जो चैप्टर था आपको कितना समझ में आया? एकदम ईमानदारी के साथ बताइए। 70% की 80% की 90% की 100%? वाह, हाँ जी, कितना समझ में आया जरा ये बता दीजिए हमें। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं 80%, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं 70% और ज्यादातर बच्चे लिख रहे हैं 100%। तो 100% वाले बच्चों को तो भाई दिल से धन्यवाद, सैल्यूट करता हूं आपको कि ताकि आप इस चैप्टर को 10th क्लास में आने के बाद 100% समझ गए। अगर जो बच्चे 70 में लगे हुए, 80 में लगे हुए, 90 में लगे हुए हैं, उनके लिए हमारे तरफ से है कि आप इस वीडियो को या फिर जितने सारे भी वीडियो हैं उनको आप कम से कम 2 से 3 बार देखिए। समझ गए ना? 2 से 3 बार कम से कम देखिए। देखिए बहुत सारे बच्चों का दिमाग होता है, किसी किसी बच्चों का दिमाग होता है ना कि एक बार में चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत सारे बच्चे थोड़े कमजोर लेवल के होते हैं जो कि 2 बार में समझते हैं। देखते हैं कोई विद्यार्थी 6 घंटा में पढ़ के टॉप कर जाता है और कोई 10 घंटा पढ़ के भी टॉप नहीं करता है। तो सबका दिमाग का लेवल अलग अलग होता है। समझ गए ना? तो ये नहीं सोचना है कि हमको क्यों नहीं समझ में आया। मेहनत करिए, जितना मेहनत करिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका यह चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है। अब अगले क्लास में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन चलेगा जिसमें हम आपको सब कुछ बता देंगे। ठीक है? ठीक है ना? हाँ, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।